जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम है अर्पित सिंह चौहान और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे शायद आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा या कई सालों से देख रहे होंगे कि किस प्रकार हमारी अपोजिशन एक झूठा नैरेटिव चला रही है या कोशिश कर रही है कि वो किसी भी तरह से सत्ता पक्ष में आ जाए। इस तरह के नैरेटिव का आज भंडाफोड़ करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सब सोच रहे होंगे कि ये बड़ा घिसा पिटा नैरेटिव है, हम सब ने कई बार सुना है, मगर आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मैं आप सब लोगों को यह दिखाना चाहता हूँ कि करंट जो सरकार है, उसको बने रहना कितना ज़रूरी है। एक्चुअली हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्यों नहीं है, उसकी मैं कुछ वजह आपको बताऊँगा। बात शुरू करते हैं 1975 से। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की। इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक डिसीज़न आता है कि जिस प्रकार उन्होंने चुनावों में जीत हासिल करी है, वो असंवैधानिक है। उनके खिलाफ एक डिसीज़न दिया जाता है। इस डिसीज़न के विरोध में इंदिरा गांधी और या कहें तो कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कुछ राहत मिलती है, मगर पूर्ण रूप से राहत नहीं मिलती। जो प्रधानमंत्री के अधिकार होते हैं, उनमें कुछ अधिकार उनसे ले लिए जाते हैं। इसके मद्देनज़र वह 1975 जून में इमरजेंसी की घोषणा कर देती हैं। इस तरीके से भारत की डेमोक्रेसी को रौंदा गया, या फिर कहें कि आम आदमी के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं गया कि वो कुछ आवाज़ उठा सके। इमरजेंसी लगी हमारी 1975 में। इसके खिलाफ स्टूडेंट यूनियन और बहुत सारे नेता, जिनकी अगुवाई कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, उन्होंने एक संगठित रूप से एक आंदोलन चलाया। उस आंदोलन से बहुत सारे नेताओं का जन्म हुआ जो अभी तक प्रेवलेंट हैं। उनमें से अधिकतर नेता अगर आप चाहें तो लिस्ट आउट कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस। इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। यहाँ पर इतनी डाइवर्सिटी है जो शायद पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री में ना मिले। फिर भी एक डेमोक्रेसी के तौर पर इसे चलाना बहुत चैलेंजिंग और बहुत ही एप्रिशिएबल थिंग है। उसको पूरा ख़त्म करने की कोशिश की गई 1975 में। क्यों? क्योंकि सिर्फ़ एक ईगो था। ईगो ये था कि मैं सत्ता पर बनी रहूँ, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। उस समय भी शायद देश की आबादी 80-90 करोड़ होगी। 80-90 करोड़ लोगों का कुछ नहीं सोचा गया। तो राजतंत्र की खात्मे के बाद जो डेमोक्रेसी आई थी, वो राजतंत्र से भी बुरी निकली। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी के विरोध में कुछ ऐसे-ऐसे नेता पैदा हुए जिसको जनता आज तक ढो रही है। उनमें से कुछ नाम आप जानती हैं, बिहार के बहुत से नेता हैं। कुछ नेता अभी दिवंगत हो चुके हैं, मगर ऐसे-ऐसे नेता उपजे ये सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि भारत देश कमज़ोर हो चुका था। लोगों को कोई आस नहीं बची थी। उन्हें जो सहारा मिला वो उसके पीछे हो लिए, क्योंकि हर आदमी या आम आदमी जो अपनी नौकरी कर रहा है या फिर अपना छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहा है, वो ये रिस्क नहीं ले सकता पॉलिटिक्स में घुसने का। तो जो नेता मिला लोग उसके पीछे हो लिए। लोगों ने देख लिया कि डेमोक्रेसी की हत्या हो चुकी है और अब इस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए हमें क्या करना पड़ सकता है। तो जो भी छुट-भैया नेता मिले लोग उनके पीछे हो लिए और वो छुट-भैया नेता आगे चल के कुछ-कुछ सीएम बन गए, कुछ बहुत बड़े-बड़े मिनिस्टर बने और बहुत ही करप्शन करा। तो इमरजेंसी से हमें ये पता चला कि जब भी किसी कंट्री में एनार्की आती है तो बहुत ही घटिया नेता जिन्हें सिर्फ़ बोलना आता हो, वो इतना राइज़ कर सकते हैं कि आने वाली जनरेशंस उसे भुगत सके। अभी बिहार को देखेंगे तो बिहार एक मज़दूरों की फैक्ट्री बन चुका है। उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा है इमरजेंसी की वजह से, परोक्ष रूप से या फिर डायरेक्टली, कि वह अभी तक नहीं उभर पा रहा। और आप अगर गौर करेंगे तो बिहार के सीएम वही रहे हैं, जिन नेताओं ने इमरजेंसी का विरोध किया था। इसके अलावा इमरजेंसी के दौरान प्रेस के ऊपर जो कंट्रोल सरकार का था, जो सेंसरशिप थी, उसके बारे में अगर आप अभी सोचेंगे तो आप शायद इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर गूगल पे सर्च करना भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके की सेंसरशिप ला दी गई थी उस टाइम, आप विश्वास नहीं कर सकते कि क्या हुआ होगा। खैर 1977 में फिर चुनाव होते हैं। जयप्रकाश नारायण ने जो मुहिम चलाई थी, उसकी बदौलत जनता दल की सरकार बनती है, मगर वो भी कुछ दिन ही ठहरती है। मगर इमरजेंसी से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि इंडियन डेमोक्रेसी वाज़ इन कंप्लीट इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर्स। उस समय पर 2 सुपर पावर थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। इंडिया वाज़ इन कंप्लीट इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर, जो अभी
1992 के बाद जब यूएसएसआर के कुछ टुकड़े हुए तो उनका मेन हिस्सा जो है वो रशिया है। हम समझते हैं रशिया हमारा फ्रेंड है, बट एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट फ्रेंड या एनिमी नहीं होता। रशिया इज सपोर्टिंग अस बिकॉज ही हैज सम हिडन एजेंडाज एंड वी आर सपोर्टिंग रशिया, द सेम थिंग। भारत की आज़ादी के बाद ही जब नेहरू ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को चुना, तो उनके जो शुरुआत हुई या फिर कहें तो प्लानिंग कमीशन जो बैठाया गया, उसकी नीतियां ही पूरी तरीके से समाजवाद और वामपंथ को मद्देनजर रखते हुए बैठाई गई। तो यूएसएसआर को लगा इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ कम्युनिस्ट कंट्री। इसको देखते हुए यूएसएसआर ने इंडिया को सपोर्ट करा ऑन इंटरनेशनल लेवल। और यूएसएसआर की जो नीतियां थी वो हमारी आंतरिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी प्रभावित कर रही थी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, मगर इमरजेंसी काल से हमें ये सीख मिलती है कि जो डेमोक्रेसी की हत्या का जिक्र अब जो पार्टी कर रही है, जो अभी अपोजिशन में है, शायद उसको अपना इतिहास कभी पढ़ लेना चाहिए। डेमोक्रेसी की हत्या अगर होगी तो उन लोगों को बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा। एक और काल चक्र आता है और हमें पता चलता है मित्रों आर्काइव से कि किस प्रकार से भारतीय सरकार विदेशी नीतियों और विदेशी ताकतों के थ्रू चलाई जा रही थी। मित्रों आर्काइव एक कंपाइलेशन है नोट्स की, इंफॉर्मेशंस की, जो मित्रों द्वारा, जो एक पूर्व केजीबी एजेंट थे, उनके द्वारा पब्लिश हुई 2005 में। मित्रों केजीबी एजेंट थे, उन्होंने कुछ नोट्स, उनकी कुछ जानकारियाँ, कुछ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो केजीबी की थी, उनको कंपाइल करके 2005 में प्रकाशित किया। उन नोट्स में केजीबी द्वारा करे गए सभी ऑपरेशंस या फिर उनके द्वारा करे गए सभी कार्यों की एक विस्तृत जानकारी है। मित्रों आर्काइव को चाहे तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। मित्रों आर्काइव से हमें पता चलता है कि इंडियन पॉलिटिक्स को कहा गया सूटकेस पॉलिटिक्स, क्योंकि केजीबी जिस प्रकार से पैसा बांटकर भारतीय नीतियों को प्रभावित कर रही थी वो देखने लायक था। अगर अभी आप उसकी विवेचना करें तो आप समझ जाएंगे किस प्रकार से केजीबी वॉज इन्फ्लुएंसिंग द होल पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। अगर मित्रों आर्काइव की जिक्र करें, काफ़ी पैसा उस काल के प्रधानमंत्रियों को, नेताओं को, उनको चुनाव जिताने के लिए उनके द्वारा करे गए प्रचार प्रसार के लिए बांटा गया। मगर मित्रों आर्काइव से हमें सीखने को क्या मिलता है? मित्रों आर्काइव से हमें सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से कोई जो नया नया देश डेमोक्रेसी में आया है, वो किस प्रकार से किसी देश से इतना इन्फ्लुएंस हो सकता है, या उसके जो प्रेजेंट नेता हैं, द रूलिंग लीडर्स हैं वो सिर्फ उस कंट्री के प्रोपेगेंडा को चलाने के लिए या अपनी निजी स्वार्थों को साधने के लिए उस देश के भविष्य से भी खिलवाड़ कर सकते हैं। आप देखेंगे मित्रों आर्काइव में किस प्रकार से सबवर्जन करा गया। सबवर्जन बोले तो धीरे 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 किस प्रकार से कम्युनिज्म को इंडिया की पॉलिटिक्स में या फिर समाज में झोंका गया। अगर मित्रों आर्काइव को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो हमारे यहाँ के बहुत बड़े बड़े कवि थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, वो रशिया जाते थे। रशिया में उनको दिन रात शराब पिलाई जाती थी। उनके साथ में जो अधिकारी रहते थे उनको कुछ टैबलेट्स दी जाती थी जिससे उन अधिकारियों को शराब का कोई असर ना हो। मगर जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स, कवि या फिर बोले तो समाज सुधारक, बड़े बड़े पत्रकार गए हैं, वो नशे में धुत रहे हैं। उनको बेस्ट से बेस्ट चीज़ दिखाई जाती थी रशिया की, तो वो यहाँ आकर गुणगान करते थे कम्युनिज्म। इस प्रकार से आप देख लें, हमारी हिस्ट्री देख लें, हमारे पत्रकार देख लें, यूएसएसआर ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करा जिसको हम आज तक महसूस कर सकते हैं। हमारा मीडिया जो 2014 से पहले कम्प्लीटली कम्युनिस्ट था, बिकॉज जिसकी नींव कम्युनिज्म के ऊपर रखी हुई हो, आने वाले पत्रकार सीधा उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि कहीं भी पहुंचने के लिए अगर जो पहले से स्टेप्स दिए हो आपके सीनियर्स ने, तो आप उसी को फॉलो करेंगे। मैं उनकी भी गलती नहीं बता रहा, मगर आगे चल के आने वाले समय में बहुत से ऐसे पत्रकार आए जिन्होंने खुलेआम कम्युनिज्म को सपोर्ट करा, या फिर उनकी परोक्ष रूप से उनको इस तरह प्रसारित करा कि कम्युनिज्म आ जाएगा तो देश में पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी भी आप ऐसे बहुत से अभी भी आप ऐसे बहुत से पत्रकार देख लेंगे जो खुले तौर पर कम्युनिज्म या कम्युनिस्टों को सपोर्ट करते हैं, मगर खुल के नहीं बोलेंगे कि दैट दे आर कम्युनिस्ट।
मित्रोकिन आर्काइव से हमें ये पता चला कि कम्युनिस्ट और कम्युनिज्म किस प्रकार से पूरी दुनिया में फैलाया गया, मगर उसका बहुत बड़ा असर पड़ा इंडिया के ऊपर। आप इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया का सिलेबस, इंडिया का कल्चर, इंडिया के कॉलेजेस में दी जाने वाली स्पीच, या फिर भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये सब कम्युनिस्ट से प्रभावित है। अब आपको लगेगा कम्युनिस्ट में भारत तेरे टुकड़े होंगे क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म हैज़ नथिंग टू डू विद द पीपल ऑफ कंट्री। दे बिलीव इन क्लास डिवीजन। क्लास डिवीजन समझे तो गरीब और अमीर, बट इंडिया में शायद वो नहीं चल पाया। तो उन्होंने पहले प्रतिघात करा नेशनलिज्म के ऊपर, धर्म के ऊपर, कि लोगों को उनकी धर्म से ही उखाड़ दो, उनकी जड़ों से ही उखाड़ दो। खैर, इस मामले में हम अभी ना ही जाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है। फिर बात करते हैं 2004 से 2014 के बीच में जो सरकार रही, उस दौरान जो बड़े बड़े घोटाले हुए, उनमें एक सबसे बड़ा घोटाला था 2G स्कैम। अगर CAG की रिपोर्ट को माने तो 1,76,000 करोड़ का घोटाला था। इस घोटाले में क्या करा गया? अगर कहीं जॉब कर रहे होंगे तो आप सबको पता होगा, अगर आपको कहीं काम लेना होता है तो टेंडरिंग होती है। अगर आप कहीं पर मान लीजिए किसी सड़क का टेंडर उठा रहे हैं, अगर आपने सबसे कम बिड करा है तो आपको टेंडर मिलेगा। मगर 2G में क्या था, आपको एक स्पेक्ट्रम मिल रहा था, मतलब किसी एरिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सरकार आपको लाइसेंस दे रही थी कि आप कितने एरिया में अपने मोबाइल नेटवर्क को फैला सकते हैं। तो क्या होना चाहिए था, जो उस एरिया में सबसे ज़्यादा बिड करे उसको वो स्पेक्ट्रम मिले। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि पिछली सरकार ने जो नीतियाँ बना रखी थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, उसको फॉलो करा गया। क्योंकि पिछली सरकार लोग, कंपनीज को प्रोत्साहित करना चाहती थी कि वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में घुसे। अगर 2005 या 6 आते आते ये एरिया काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो चुका था। तो CAG ने एक अनुमान लगाया, अगर सरकार ने बिडिंग करवाई होती तो 1,76,000 करोड़ का उसको फ़ायदा हुआ होता। सरकार ने क्या नियम करा? सरकार ने यह नियम करा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जिस भी कंपनी ने आके पहले फॉर्म भर दिया तो उसको हम लाइसेंस आवंटित कर देंगे। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बात हुई कि उन्होंने एंड मौके पे आके डेडलाइन, जो मान लीजिए परसों की है किसी फॉर्म को सबमिट करने की या पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करने की, विद इन 1 आवर का उन्होंने वेबसाइट पर लॉन्च करा एक एडवर्टीजमेंट कि अगर मान लीजिए अभी 1 बज रहा है तो गवर्नमेंट ने अनाउंस करा, या फिर टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने अनाउंस करा कि आप 2 बजे तक सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे पास आ जाइए, फिर हम आपकी एप्लीकेशन को लाइसेंस आवंटित करने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। इससे क्या नुकसान हुआ? कुछ कंपनीज जिनको पता था कि मान लीजिए आने वाले 10 दिनों में हमारे पास टाइम है, मगर इसमें मिली भगत रही बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट की और बहुत सारे पॉलिटिशियंस की। आगे चलकर ये कुछ कोर्ट्स ने इन सबको बरी भी कर दिया, मगर केस अभी भी चल रहा है। उसकी जो लेटेस्ट डिटेल है आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं। अभी भी केस लंबित है, मगर कुछ कोर्ट्स ने इनको रिहा कर दिया है। ये मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे टैबलॉइड्स या न्यूज़पेपर की डिटेल के हिसाब से आप इसको आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। मगर इस बात से हमें ये पता चला, ये तो एक मामला था जो बहुत उछल गया, मगर ऐसे बहुत से मामले होंगे जो छुपे तौर पर हमारे सामने नहीं आ पाए। तीसरा मुद्दा जो यूपीए काल में उठा, वो बहुत ही गंभीर है। शायद हिंदुओं को उसको देख के सचेत हो जाना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है किसी भी हिंदू को हथियार उठाते हुए या देश के विरुद्ध काम करते हुए? मैंने तो कभी देखा नहीं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कश्मीरी पंडित, जिन लोगों को उनके घरों से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने कभी भी, जिन्होंने उन्हें निकाला था, उनसे बदला लेने के लिए कभी हथियार उठाने की बात तो छोड़िए, हथियार उठाने की बात सोची भी नहीं होगी। उन लोगों ने पूरा स्ट्रगल करा, उनकी प्रॉपर्टी से उन्हें बेदखल कर दिया गया। जो लोग कभी 3-4 डिग्री गर्मी में रहते होंगे, उन्हें दिल्ली के कैंपों में छोड़ दिया गया, जम्मू के कैंपों में छोड़ दिया गया। फिर भी उन लोगों ने कभी अपनी कोई संस्था नहीं बनाई या फिर कोई आतंकवादी के तौर पर कुछ काम नहीं करा। मगर इसी बात को झुठलाने के लिए 2004 से 2014 के बीच में एक सरकार जो रही, उसने जो कुकर्म करे, या फिर कह सकते हैं इससे बड़ा अधर्म आज तक राजनीति में शायद हुआ ही ना हो। उन्होंने लेबल करने की कोशिश करी हिंदुओं को, जिसे कहते हैं सैफरन टेररिज्म। इसके पीछे रीज़न ये था, 2004 से 2007 तक जिस अपीजमेंट की पॉलिसी को लेकर ये सरकार आई थी,
उस अपीसमेंट की पॉलिसी की वजह से इसके ऊपर बहुत थू-थू हो रही थी। देश में दुनिया भर के ब्लास्ट हो रहे थे। आईएसआई वाज़ ऑन इट्स पीक, दे वर ब्लीडिंग इंडिया जस्ट लाइक एनीथिंग। हू वाज़ रिस्पांसिबल? आईएसआई। मगर उन्होंने एक ऐसी संस्था का जन्म दिया भारतीय मुसलमानों को रेडिकलाइज़ करके, जिसको बोलते हैं इंडियन मुजाहिदीन। इंडियन मुजाहिदीन ने बहुत से ब्लास्ट करे, मगर कांग्रेस के कुछ घटिया नेता या बेशर्म नेताओं ने इन ब्लास्ट को रंग दिया या रंग देने की कोशिश करी सैफरन टेररिज्म का नाम लेके। अगर सैफरन टेररिज्म पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता या फिर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता, तो शायद हिंदुओं की जो छवि अभी पूरे विश्व में है, उस पे सब लोग थू-थू कर रहे होते। तो आप सोच सकते हैं, जो पार्टी या सरकार एक मेजॉरिटी की जनसंख्या को लेकर पाप कहें या फिर प्रपंच कहें रच सकती है, तो वो आपकी आने वाली जनरेशन के लिए क्या करेगी? अगर आप कभी वोट देने जाए और आपका बीजेपी को वोट देने का मन ना हो, तो सोच लेना इन पॉइंट्स के बारे में कि शायद कल को आने वाले आपके बच्चों को आतंकवादी भी घोषित कर दिया जाए, जस्ट बिकॉज दे वांट टू अपीज एंड दे वांट टू रिमेन इन द पावर। आप सोच लीजिएगा, अभी आप बहुत बीजेपी का विरोध करते हो। अब आते हैं हम कुछ ऐसी बातों पर, शायद मैं तो कुछ हिंट ही दूंगा। जो युवराज है एक बहुत बुजुर्ग युवा नेता है या मोस्ट एलिजिबल बैचलर हैं, जिनकी शायद आईक्यू लेवल आइंस्टीन से भी ऊपर है। उनके बारे में एक आर्टिकल पब्लिश करा एक बांग्लादेश के एक पत्रकार ने, चाहे तो गूगल कर लेना। उनकी नेशनैलिटी, उनकी मैरिज लाइफ, उनके स्पाउसेस, उनकी पर्सनल लाइफ, इसके बारे में जो जो खुलासे करे गए हैं, जो जो बताया गया है, अगर आप देखेंगे तो आप अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। उनके पास एक से ज़्यादा पासपोर्ट हैं। उनका असली नाम वो है ही नहीं जो हम सब बोलते हैं। वो शादीशुदा पुरुष हैं। शादी भी एक ऐसे ख़ानदान में हुई है जो ड्रग कार्टेल से रिलेटेड है। इसके अलावा उनके बच्चे भी हैं। उन्होंने कुछ कंपनीज़ का इस प्रकार से रिटर्न भरा है क्योंकि उनके मल्टीपल बिजनेसेस हैं। तो आप सोच लीजिएगा, अगर आगे कभी वोट देने का आपको टाइम मिले या मौका मिले, कि वोट किसको देना है। मेरे हिसाब से तो जो करंट गवर्नमेंट है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग दे आर द बेस्ट, बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन एक्सेप्ट एनडीए और बीजेपी। क्योंकि अगर आप इनके अलावा किसी को वोट देने जाएंगे, तो आप एक बार ज़रूर सोचेंगे कि मैं जिसको वोट देने जा रहा हूँ, उसका हिस्ट्री क्या है, उसने देश के लिए क्या करा है, उसने देश को किस प्रकार से आगे बढ़ाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हुआ, वो तो होता ही है, कुछ कुछ तो होगा ही। मगर जो इनकी नीतियाँ रहीं, जिस प्रकार से इन्होंने क्षति पहुँचाने की कोशिश करी भारतीय समाज को, भारत भारतीयता को, भारतीय इतिहास को, हमें जिस प्रकार से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रखा गया, हमारी पूरे समाज को इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में रखा गया। हमारे पूरे समाज को ये सिखाया गया कि चापलूसी, तुम किसी का रिकमेंडेशन ले आओ किसी बड़े नेता का तो ही नौकरी लग सकती है। जो नेता है वो तो एक राजा से भी बढ़कर है, या बोले तो एक शहंशाह से भी बढ़कर है। इस प्रकार का जो एक माहौल बनाया गया पिछले 70 साल में, तो मेनली किसने राज करा आप सोच ही सकते हैं। देश में अभी भी सिविक सेंस इतना कम है, देश में अभी भी गरीबी है, कुछ कुछ मिट रही है, मगर गरीबी है। और गरीबी किसकी वजह से है? जिसने सबसे ज़्यादा राज किया। अभी भी देश में जात पात को लेकर बहुत से मुद्दे हैं जो उठते रहेंगे। अभी भी देश में रिजर्वेशन है जिसकी वजह से जात पात जिंदा है। मैं बोलता हूँ रिजर्वेशन ख़त्म कर दीजिए, जात पात बचेगी ही नहीं। ये बात शायद सब लोगों को ठीक ना लगे, बट ये मेरा अपना पर्सनल विचार है, इसको तो कोई बुरा ना माने। तो ठीक है दोस्तों, ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। अगर आपको अच्छे लगे हों या फिर डिस्कशन करने लायक हो, तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। भद्र भाषा में आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम।